In the last class I have given you a homework in which I have asked कि भाई AlphaGo क्या है. अगर आप लोगों को याद हो तो आप लोगों से मैंने AlphaGo के बारे में पूछा था. याद है किसी को? ये AlphaGo के बारे में मैंने आप लोगों से कहा था कि आप AlphaGo के बारे में पढ़ें और मुझे बताएं कि ये किस लिए यूज़ किया जाता है या इसमें क्या ख़ास बात है. पढ़ा किसी ने दिस AlphaGo? नो. ऐसा क्यों हो रहा है भाई? अगर आपको कोई काम दिया जा रहा है तो आपको पढ़ना चाहिए उसको. ओके, हिमांशु ने नहीं पढ़ा, बाकी किसी ने भी नहीं पढ़ा. जस्ट डू राइट. कितने लोगों ने पढ़ा, कितने लोग भूल गए? इट्स वेरी बैड वर्ड. बेटा बिल्डिंग्स आर क्लोज, बट पढ़ाई तो बंद नहीं कर सकते हैं ना. और आपकी जो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है इन दिनों जब आपके पास प्रॉब्लम्स हैं. सो यू कैन नॉट से कि हमने काम नहीं किया एंड इट इज़ नॉट फिजिबल. आपको काम करना चाहिए पूरा अपना. चलिए आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि आप लोगों को जो भी काम दिया जा रहा है आप लोग उसे पूरा करें. एंड इट्स नॉट अ good thing that you people are not completing your work on time. It is a computer program. It is a computer program, right? And what does it do? It is for giving. What type of game does it play? Board game. Great. So AlphaGo is a concept in which we play board games. तो ये board games के लिए यूज़ किया जाता है. चलिए बहुत अच्छी बात है. तो आप लोगों को जो काम दिया जाता है आई बिलीव यू पीपल आर डूइंग, और करना भी चाहिए. ठीक है. आज जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि हमारे पास एक एक्टिविटी है जिस पे हमें आज काम करना है. और ये एक्टिविटी है, हम लोगों को एक ड्रीम हाउस तैयार करना है अपना. राइट. नाउ व्हाट आर द डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ दैट ड्रीम हाउस. सी, हम लोग अभी जिस घर में रह रहे हैं ऑब्वियसली हमारा घर है. बहुत सारी चीज़ें इसमें अच्छी भी होंगी और बहुत सारी चीज़ें उसमें अच्छी भी नहीं होंगी. तो आपको क्या करना है, कीपिंग अ फ्यूचरिस्टिक विज़न, एक फ्यूचरिस्टिक विज़न को रखते हुए आपको एक मॉडर्न हाउस ड्रॉ करना है. तो यहाँ लिखा है इन मॉडर्न एरा डिज़ाइनिंग अ स्मार्ट हाउसेज एट एवरीवन्स ड्रीम्स, प्रॉपर प्लानिंग, क्रूशियल डिज़ाइन सिस्टम एंड माइंडफुल ऑफ बजट. अब बहुत सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए आपका एक ड्रीम हाउस तैयार करना है. ये आपकी एक्टिविटी है. ये आप करके मुझे ड्रॉ करके आप मुझे स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे. तो अब आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है जब भी आप ड्रीम हाउस अपना डिज़ाइन करेंगे. तो ये फैक्टर्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है. स्टाइल, एसेंशियल, इंटीरियर और टेक्नोलॉजी. ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है. मैं इनको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ बच्चों की क्या करना है, कैसे करना है, ये आप लोग खुद करेंगे. ऑलराइट. और ये जो स्लाइड शो है ये मैंने आप लोगों को कल शेयर कर दिया था. तो आप इसमें से पढ़ेंगे और अपना जो भी ड्रीम हाउस है वो आप डिज़ाइन करेंगे. ये पूरी एक्टिविटी मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ. आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दिस, यू पीपल हैव टू डू इट योरसेल्फ. आप अपने हिसाब से इसको करेंगे. ऑलराइट. ये हमारी एक्टिविटीज़ हैं. एक्साइट की एक्टिविटी. एक्साइट की हमारी दूसरी एक्टिविटी है. एक्साइट जो है हमारा पहला टॉपिक है बच्चों जो हम पढ़ रहे हैं. दिस इज आवर फर्स्ट टॉपिक. राइट. सो हमारी जो दूसरी एक्टिविटी है दैट इज यू हैव टू राइट अ लेटर टू योर फ्यूचर सेल्फ. राइट. आपको एक लेटर लिखना है अपने आप को ही. आपकी मान के चलें कि अभी चल रहा है हमारा 2021. आप ये मान के चलें कि ये लेटर आप जो लिख रहे हैं ये 2030 में लिख रहे हैं. तो आपको ये सोच के चलना है बच्चों कि 2030 में हमारे सराउंडिंग्स में, हमारे आसपास क्या चेंजेस होंगे, और उन चेंजेस को ऑब्जर्व करके आपको एक लेटर लिखना है अपने आप को ही. राइट. अब यहां पर लिखा हुआ है, पर्पस क्या है इसका, टू कैप्चर स्टूडेंट्स करंट मूड थ्रू मूड एंड थॉट्स अबाउट देयर फ्यूचर विद AI. राइट. अब जैसे एग्जाम्पल दिया है, से आई वुड like you to put on your reflective cap and write a letter to yourself. Right. ये आपको अपने आप से कहना है और आपको एक लेटर तैयार करना है. ओके. अपने बारे में आप क्या बताना चाहेंगे वो सारी चीज़ें आपको इसमें रखनी है. जब आप इसको कर लेंगे तो मैं आपको
एक फॉर्मेट भी प्रोवाइड करूँगा कि आपको वो कैसे लिखना चाहिए था. सो एक लिंक मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, ये एक लेटर मैं आपको प्रोवाइड करूँगा आज ही. पहले आप उसे लिखें, फिर उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अपने आप को आप मैनेज करें. ठीक है, ये आज आपका होमवर्क है. ओके, अब हम आ जाते हैं एक्साइट के अपने आगे के कॉन्सेप्ट पे. कि जब मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कि व्हेन वी टॉक अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सो देयर आर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. वन इज डेटा, ओके, another is programming, right? So these two things I have taught you yesterday. I have told you yesterday. Now here we are learning that what is the importance of programming in artificial intelligence, right? तो हम लोग ये पढ़ेंगे कि प्रोग्रामिंग की क्या इंपॉर्टेंस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रोग्रामिंग के बिना या प्रोग्रामिंग के साथ पढ़ा जा सकता है, और पढ़ा जाएगा तो उसका बेसिक आइडिया क्या होगा. तो सबसे पहले तो ये सीखते हैं बच्चों कि प्रोग्रामिंग होती क्या है. प्रोग्रामिंग का सिंपल कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, और ये इंस्ट्रक्शंस एक सेट में होती हैं. इट मीन्स वी इशू ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर, and that group of instructions is called a programming. I am taking an example. For example, if I say I have to write a program to do sum of two numbers, okay, sum of two numbers, मुझे क्या करना है, मुझे एक प्रोग्राम लिखना है. I have to give instructions to the computer so that computer can perform sum of two numbers. Now what will I do? I have to design a program for that. How can I design a program? I have to write instruction in a sequence so that I can get the sum of two numbers. If I need to do sum of two numbers, अगर मैं आपसे बोलता हूँ बच्चों दो नंबर का सम बताओ कितना होता है, तो क्या आप लोग बता सकते हैं मुझे? आंसर आप लोगों के दिमाग में हाँ या ना कोई भी आ रहा होगा, पर आप नहीं बता सकते. Because if you want to do sum of two numbers, आप तब तक मुझे सम नहीं बता पाओगे जब तक मैं दो नंबर आपको प्रोवाइड नहीं करूंगा. मान लीजिए पहला नंबर A और दूसरा नंबर B मैंने प्रोवाइड किया, इनमें कोई भी वैल्यू हो सकती है बच्चों. सो फर्स्ट प्रोसेस इज टू इनपुट A. Input A means to take input from the user that what is the first number. Similarly second will be input second number. अब इसको सिनेरियो को चेंज करते हैं. पहले मैंने आपसे कहा था what is the sum of two numbers, so you cannot tell me sum of two numbers until I'll provide you the numbers. According to now these two instructions, if I go through with these two instructions, we have accepted the first number and second number. तो अब क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं. क्या आप मुझे 5 और 10 का सम बता सकते हो? तो मान लीजिए A की वैल्यू 5 यानी 5 है और B की वैल्यू 10 है. कैन यू टेल मी द सम ऑफ दीज टू नंबर्स? So obviously you will say sir sum is 15. Now to find this 15, what you have done, you have added these two numbers. So what you have done, next command C is equal to A plus B. You have added it and finally you have told that sum is 15. So this whole idea wherein you are getting first number, wherein you are getting second number, you are doing some processing and you are producing some output. That these all four instructions will be given to a computer, and these four instructions will be called as a computer program. Right? So here it is written, it is a set of instructions to do a particular task is known as a computer programming. Right? अब जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ प्रोग्रामिंग को इंटीग्रेट करते हैं तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि भाई हम प्रोग्राम के साथ जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़ते हैं तो हम क्या क्या इसमें नई चीज़ें निकाल सकते हैं. सो कंप्यूटर प्रोग्राम विद AI कैन आंसर जेनरिक क्वेश्चंस, राइट, जिसके लिए इसको बनाया गया है. तो हमें प्रोग्रामिंग को इसके साथ जोड़ना ज़रूरी होता है, राइट. अगर हम इनको जोड़ते हैं प्रोग्रामिंग को इसके साथ तो ही हम एक जनरल इंटेलिजेंस क्रिएट कर सकते हैं. ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं. अब हम यहाँ पे नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि भाई हमारे पास ये हमारे जो भी फील्ड्स हैं, जो भी चीज़ें हैं जिनको हम प्रोग्रामिंग के साथ जोड़ते हैं, तो हम उनको जब प्रोग्रामिंग के साथ जोड़ते हैं तो कौन कौन से ऑप्शंस हमें मिलते हैं या हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, ये हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं. तो जैसे हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विदाउट प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है विद प्रोग्रामिंग और यहाँ पर लिखा है विदाउट प्रोग्रामिंग. अगर प्रोग्रामिंग के बिना कर रहे हो बच्चों तो आप एक नैरो इंटेलिजेंस क्रिएट करेंगे जो हमारा बेसिक इंटेलिजेंस होता है, जो सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर करता है. जैसे कि
एलेक्सा और सीरी के बारे में बताया था, तो वो क्वेश्चंस के आंसर करते हैं। लेकिन अगर हम उसको प्रोग्रामिंग के साथ जोड़ते हैं तो हम जनरल इंटेलिजेंस पे काम करते हैं। जैसे कल हमने 3 तरह के इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ा था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट वॉज बेसिक, तो अगर आप बिना प्रोग्रामिंग के यूज़ करेंगे तो आप बेसिक इंटेलिजेंस क्रिएट कर पाएंगे। अगर आप जनरल इंटेलिजेंस क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको कंप्यूटर प्रोग्राम्स को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्राम्स को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंप्यूटर प्रोग्राम के साथ कनेक्ट करना ही पड़ेगा। मैं फिर से समराइज कर रहा हूँ एक बार, जनरल इंटेलिजेंस के लिए आपको प्रोग्रामिंग जोड़ना पड़ेगा, और आप अगर सिंपल नैरो इंटेलिजेंस बनाना चाह रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाना चाहते हैं, तो आप बिना कंप्यूटर के भी काम कर सकते हैं, राइट। चलिए, अब हम बहुत सारे एरियाज पढ़ते हैं जहाँ पे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हैं, ओके। So these are some different areas wherein we can use artificial intelligence. Kids, ये जो text में दिखा रहा हूँ, is it readable or not? Or now it is readable, I believe. चलिए, इसमें हम बात कर रहे हैं अभी फील्ड रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ कौन कौन से फील्ड्स हैं जो कनेक्टेड रहते हैं। तो यहाँ पे हम जो सबसे पहले बात कर रहे हैं वो मशीन लर्निंग की बात कर रहे हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है, और हम लोग इसको डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। नैरो इंटेलिजेंस है ये, बेसिक इंटेलिजेंस है, इसमें जनरल नहीं है ये। तो मशीन लर्निंग बेसिकली क्या होता है? मशीन लर्निंग एआई का एक फॉर्म होगा, एआई का एक हिस्सा है जो चीज़ों को एक्सपीरियंस से लर्न करता है। अब इसका एग्जाम्पल क्या होता है? इसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों, देखो। जैसे हमने कोई स्पेलिंग लिखी CLIM, तो गूगल ने क्या किया, व्हेन यू आर प्रोवाइडिंग सम इंफॉर्मेशन, गूगल के सर्च इंजन दे विल पिक ऑल द वर्ड्स which are starting with CLIM, whether it is climate or climax or climbing or some other words, right? So what the machine is doing, machine is learning by your behavior. Whatever you are providing to machine accordingly providing you suggestions. So machine is basically learning from your experience, your input. That is called machine learning. You can have some more examples also. सजेशंस जैसे आते हैं, सजेशंस जैसे मैं लिखना चाह रहा हूँ दिस इज अ पेन, सो एज आई टाइप दिस, सो द नेक्स्ट सजेशन विल बी इज, राइट? सो दिस इज कॉल्ड मशीन लर्निंग. मशीन इज लर्निंग फ्रॉम आवर टाइपिंग बिहेवियर, सो दैट इज कॉल्ड मशीन लर्निंग. नाउ सेकेंड इज कॉल्ड डीप लर्निंग. बेटा जहाँ समझ में ना आए आप ज़रूर मुझसे पूछेंगे, और यहाँ पे जो एक और वर्ड इसके लिए यूज़ किया गया है दैट इज डीप न्यूरल लर्निंग. बच्चों जहाँ पे भी न्यूरल वर्ड आएगा वहाँ पे आप इसको अपनी कॉग्निटिव बिहेवियर से कनेक्ट करेंगे. कॉग्निटिव बिहेवियर का मतलब जो हमारी नेचुरल परसीवेंस है या जो हमारी नेचुरल लर्निंग होती है उसको हम न्यूरल नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं. जब भी हम न्यूरल की बात करेंगे तो मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? कुछ ऐसी चीज़ें जो नेचुरली नॉलेज की बात करती हैं, जो ब्रेन से कनेक्टेड होती हैं, उनको हम न्यूरल के थ्रू पढ़ते हैं. अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मशीन लर्निंग के बाद डीप लर्निंग की. डीप लर्निंग जो है वो मशीन लर्निंग का ही एक सबसेट है, का ही एक हिस्सा है. एंड इसका आइडिया क्या होता है दैट मशीन स्टार्ट परसीविंग द थिंग्स एंड इट स्टार्ट आइडेंटिफाई द थिंग्स. अब जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, एक इमोजी स्कैवेंजर एक गेम है बच्चों, आप इसको ट्राई कर सकते हैं. इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड करूँगा. ये बहुत ईजी गेम है. जिन लोगों के पास कैमरा है, सो यू नो कैमरा इज़ अ सेंसर. चीज़ों को विज़न देखने के लिए, मतलब चीज़ों को विजुअलाइज करने के लिए हम लोग कैमरा को यूज़ करते हैं. तो ये जो इमोजी स्कैवेंजर एक गेम है, इसमें क्या है, आप अपना कैमरा स्टार्ट कीजिए अपने फ़ोन का या लैपटॉप का, और उसके आगे आप जो भी चीज़ें डालेंगे, आप चश्मा रखिए, पेन रखिए या कोई भी खाने पीने की चीज़ रखिए, तो ये गेम उसको रिकॉग्नाइज करता है. तो बेसिकली ये गेम कंप्यूटर विजन के ऊपर है, कंप्यूटर विजन के ऊपर है, और ये आपके इमोशंस को हंट करता है कि आप क्या इमोशंस दिखा रहे हैं या क्या चीज़ दिखा रहे हैं, या कोई भी फिजिकल आर्टिकल अगर आप दिखाते हैं इसको, तो इसको बताता है कि भाई ये क्या है, राइट? तो डीप लर्निंग क्या होगी? परसीव करेगी चीज़ों को, विजुअलाइज करेगी, सेंसेस से रीड करेगी, और तब आपको बताती है कि वो क्या है. तो ये कंप्यूटर विजन का एक पार्ट है, दैट इज कॉल्ड डीप लर्निंग. इमोजी स्कैवेंजर इसका एक एग्जाम्पल है. थर्ड पार्ट जो है मशीन लर्निंग का, वो है बच्चों रोबोट्स. ओके,
रोबोट्स क्या हैं ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। रोबोट बेसिकली हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होते हैं और मैकेनिकल डिवाइस होती है। इसमें चीज़ों को एक मशीन की तरह से असेंबल किया जाता है और कोशिश की जाती है कि आपके जो रोबोट्स हैं वो मिमिक करें ह्यूमन इंटेलिजेंस को। तो ये इसका एक बेसिक आइडिया दिया जाता है। ये भी हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक पार्ट है। तो कितने हिस्से हुए हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग से रिलेट करता है, डीप लर्निंग से रिलेट करता है और तीसरा रोबोट्स से रिलेट करता है। ठीक है। और बेसिकली मेन एस्पायरेशन क्या है रोबोट्स का? द मेन एस्पायरेशन ऑफ रोबोटिक्स इज टू यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू डेवलप प्रोग्राम्स एंड सॉफ्टवेयर फॉर द कंप्यूटर टू कोलैबोरेट टू परफॉर्म एक्शंस एंड बिहेवियर लाइक ह्यूमन बीइंग। रोबोट्स को इसलिए तैयार किया जाता है कि वो बिल्कुल वैसे ही बिहेव करें जैसे कि हम लोग यानी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बिहेव करते हैं। राइट। ये आपको जब भी हम कंप्यूटर रोबोट्स की बात करते हैं तो ये एक बेसिक आइडिया हम लोगों के दिमाग में रहता है। ऑलराइट, नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ किया जाता है। तो बच्चों मोस्टली एरियाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आजकल यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ किया जाता है। राइट। अब उसमें क्यों किया जाता है? जैसे बहुत सारी मशीन्स को, जैसे आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारी मशीन्स हैं जो आपके प्रेडिक्ट कर देती हैं कि भाई आपको जो प्रॉब्लम है वो किस तरह की हो सकती हैं। जो हेल्थ केयर हमारे जो लोग डॉक्टर्स हैं या जो इस लाइन में होते हैं, मेडिकल लाइन में, उनके लिए बहुत सारे प्रेडिक्शंस या बहुत सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करती है। मेडिकल ट्रांसक्रिप्शंस को प्रोवाइड करती है। मेडिकल ट्रांसक्रिप्शंस का मतलब होता है कि जो बहुत सारे रिसर्चर्स हैं उनके डेटा को प्रोवाइड करती है आपको एक समराइज फॉर्म में। तो यहाँ पर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ किया जाता है। बैंकिंग में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर एक और होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ बच्चों। ईवा क्या है? ईवा ये है। तो जैसे आप लोगों ने आज आंसर किया था एल्फागो के बारे में, आप लोग ईवा को भी ढूंढें क्या है। इलेक्ट्रॉनिक वर्चुअल असिस्टेंट है इसका नाम, इसका जो फुल फॉर्म है। हालांकि यहाँ पे लिखा हुआ है बैंकिंग में इसको यूज़ किया जाता है बच्चों। ये इंडिया की पहली चैटबॉट है। चैटबॉट का मतलब ये है कि ये आपकी जो क्वेरीज हैं उनका आंसर करती है। आप जो भी कहेंगे उसको सुनकर इंटरप्रेट करेंगे, उसको उसके बाद उसके अकॉर्डिंग जो भी आंसर किया जाएगा। यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, NLP। देखो, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? पिछले स्लाइड में हम लोगों ने बात की कंप्यूटर विजन, जहाँ पे हमने इमोजी स्कैवेंजर गेम्स के बारे में बात की। ये कंप्यूटर का जो कैमरा है या मोबाइल्स का जो कैमरा है, दैट कैन रिकॉग्नाइज द ऑब्जेक्ट्स। सो इट इज़ परसीविंग दोज थिंग्स, उन चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और उसके बाद आपको एक रिजल्ट दे रहे हैं जैसे कि ह्यूमन बीइंग दे सकता है। इसके बाद चैटबॉट्स भी यही करते हैं। चैटबॉट्स में क्या है, यू आर स्पीकिंग समथिंग, दे विल प्रोवाइड यू द आंसर। जैसे कई बार आप इसमें भी करते हैं, मान लीजिए अपना एलेक्सा वगैरह में भी करते हैं, एलेक्सा टेल मी माय नेम, सो वो बता देती है आपका नाम क्या है, जिस नाम से आपने उसको रजिस्टर किया होगा। तो इसी तरह से एक वर्चुअल असिस्टेंट है ईवा, इलेक्ट्रॉनिक वर्चुअल असिस्टेंट, जो आप जो भी क्वेरीज उससे करते हैं उस क्वेरी के आंसर को वो प्रोवाइड करती है। राइट। जनरल इंटेलिजेंस है अ काइंड ऑफ जनरल इंटेलिजेंस, क्योंकि बेसिकली डेटा बेस्ड है। जो भी डेटा उसमें फीड किया गया होगा उसके अकॉर्डिंग वो आंसर करती है। तो ये भी बैंकिंग में काफ़ी यूज़ की जाती है। अभी कॉल सेंटर्स में EVAs को इंस्टॉल किया जा रहा है, ईवा को इंस्टॉल किया जा रहा है। ओके। बिजनेस में यूज़ किया जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। राइट। इमोशनल जैसे बहुत सारे बिजनेस में बायोमेट्रिक को यूज़ किया जाता है। आप लोग जानते हैं बायोमेट्रिक जो सिस्टम है वो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करता है। ठीक है। जो आपका ये बायोमेट्रिक सिस्टम होता है, आपके जो फिंगरप्रिंट्स हैं उसके हिसाब से बताता है कि आप लोग अवेलेबल हैं या नहीं हैं। फेशियल एक्सप्रेशंस को आप लोग यूज़ कर सकते हैं बिजनेस में। ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें भी आपको बिजनेस में मिल जाती हैं। बहुत सारे रोबोट्स हैं बच्चों जो काम कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में। आप लोगों को मालूम होगा कि आजकल मशीन के थ्रू चीज़ें को असेंबल किया जाता है। पहले क्या होता था, ह्यूमन मतलब हम लोग मशीन्स असेंबल करते थे। तो आजकल क्या होता है, कन्वेयर लाइन जो होती हैं, जो आपकी डेवलपमेंट लाइन होती हैं फैक्ट्रीज़ में, उसमें रोबोट्स काम करते हैं, वो चीज़ों को असेंबल करते हैं। ऑब्वियसली उनकी एफिशिएंसी ह्यूमन एफिशिएंसी से काफ़ी ज़्यादा होती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वहाँ पे भी यूज़ किया जा रहा है। ऑलराइट। उसके बाद नेक्स्ट है सोशल नेटवर्किंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ कर रहे हैं। अब सोशल नेटवर्किंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था
कि फेसबुक या ट्विटर जैसे, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो फेसेस को रिकॉग्नाइज करके कम्युनिटीज़ डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई फेस, जैसे हम लोग अपना फेस अपलोड करें तो वो पता लगा लेते हैं कि कौन सी कंट्री से आप बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। किसी फ़ोटो को रिकॉग्नाइज करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ किया जाता है। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है यू कैन मेक न्यू फ्रेंड्स, ये तो खैर उसके बारे में लिखा है। व्हेन यू अपलोड फोटोज एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली हाईलाइट द फेसेस एंड सजेस्ट टू फ्रेंड्स टैग। आप लोगों ने देखा होगा जैसे कभी कोई फ़ोटो अपलोड की जाती है फेसबुक पे, 3-4 लोगों की है, सो अगर आप अपना माउस का पॉइंटर उन लोगों के ऊपर ले जाएंगे तो उनके नाम वो दिखा देता है। आई एम श्योर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा इस बात को। सो बेसिकली फेस रिकग्निशन, दे आर डूइंग फेस रिकग्निशन एंड अकॉर्डिंगली दे आर टेलिंग दैट दीज पर्टिकुलर पीपल हैज़ दिस आइडेंटिटी। तो ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हिस्सा है। नाउ एजुकेशन इंडस्ट्री, हमारा जो जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं, तो आप जानते हैं कंप्यूटर साइंस तो खैर कनेक्टेड है ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। हमने जब शुरू में पढ़ा था तो हमने पढ़ा था साइकोलॉजी और फिलॉसफी, इस तरह के सब्जेक्ट्स भी कंप्यूटर एआई में इंक्लूड होते हैं। और ऑब्वियसली मैथमेटिक्स और बायो के बिना तो ऑब्वियसली आप लोग कंसिडर कर सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई बहुत अच्छा फ्यूचर नहीं होगा, राइट। सो ये भी आपके पास ऑप्शंस हैं। ओके, ये हमने पढ़े कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ कर सकते हैं। नाउ वी आर स्टडीइंग व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी है, बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव भी मिल रही हैं, नेगेटिव भी मिल रही हैं, बट लिमिटेशंस क्या हैं, कहाँ कहाँ पर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ कर रहे हैं, या चैलेंजेस क्या हैं, यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, और क्या क्या चैलेंजेस हैं हमारे पास, वो हम यहाँ पर पढ़ते हैं। सबसे पहली बात, ऑब्वियसली जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हैं तो बेटा जो मशीन्स हम लोग यूज़ करेंगे वो काफ़ी पैसे की आती हैं, यानी वो काफ़ी महंगी होती हैं। तो कॉस्ट जो है इसमें सबसे बड़ा फैक्टर होता है। सेकेंड थिंग, क्योंकि ये मशीनें हैं, दे आर नॉट एक्चुअली ह्यूमन बीइंग, तो ह्यूमन बीइंग का एक बहुत स्पेशल नेचर है जो कि कहलाता है इमोशन। इमोशंस इन मशीनों में नहीं होते हैं, क्योंकि ये तो मशीन्स हैं, दे आर सिंपली मिमिक, दे आर डूइंग मिमिक ऑफ whatever human being are doing, so there is no emotion in it. So emotions भी हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे इमोशंस नहीं होते हैं तो इट्स नॉट नेसेसरी कि हम जो डिसीजन लेंगे वो सही होगा या नहीं होगा। क्रिएटिविटी का प्रॉब्लम रहेगा ही रहेगा। ह्यूमन माइंड्स आर वेरी मच क्रिएटिव। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इशू ये है कि आप जो भी प्रोवाइड करेंगे वो उसी टर्म पे ये एनालाइज करके आंसर्स को निकालेगा। तो क्रिएटिविटी का तो इशू और इमोशंस का इशू हमेशा रहेगा। कॉस्टिंग धीरे धीरे कम हो सकती है फ्यूचर में, बट अभी तो अगर देखा जाए तो कॉस्टिंग का भी अपना एक फैक्टर है, राइट। चलिए आगे, हमने जो पीछे पढ़ा था उसी के बारे में हम फिर से बात कर रहे हैं एक बार। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डोमेन क्या है, इसको आप इम्पोर्टेंट मान के चलें। आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। 3 डोमेन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करता है। सबसे पहले डेटा, जो मैंने आप लोगों को बताया था। इसके बाद कंप्यूटर विजन, जैसे मैंने आपको इस इमोजी स्कैवेंजर की एक्टिविटी बताई थी। और तीसरा है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, यानी जो ईवा का कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताया था। और यहाँ पे इमोजी स्कैवेंजर गेम लिख रहा हूँ मैं इसको, ठीक है, गेम। तो कंप्यूटर के जो डोमेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो डोमेन है बच्चों, वो 3 डोमेन है जिस पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करता है। डेटा को परसीव किया जाता है, डेटा को प्रोसेस किया जाता है और आउटपुट को निकाला जाता है। कंप्यूटर विजन का मतलब क्या हुआ, देख करके कैमरास की हेल्प से या सेंसर्स की हेल्प से डिसीजन लेना। और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का मतलब क्या हुआ, जो भी हम बोलते हैं उसको इंटरप्रेट करना और उसको समझना, राइट। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी भी है, जैसे आप इसको मान के चलें कि जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ते हैं तो एक थ्रेड हो गई हमारी डेटा, एक हो गया हमारा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और तीसरा हो गया कंप्यूटर विजन। इन तीनों का कॉम्बिनेशन, जैसे ब्रेड बनाते हैं ना, गर्ल्स बनाती हैं, तो वो तीनों चीज़ें मिल करके चलती हैं आपस में, वही ये तीनों चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। आपको बहुत ध्यान रखना है, कभी भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको पूछा जा सकता है
कि बताइए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डोमेन्स क्या हैं, तो आपको बोलना है डेटा है, कंप्यूटर विजन है और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ये 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन ही एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, राइट। चलिए इनको अलग अलग पढ़ते हैं। वैसे तो टाइम ख़त्म होने वाला है, चलो ऐसा करते हैं आज इतना ही पढ़ते हैं, राइट। सो ये हमने पढ़ लिया है यहाँ तक। आज 16 है आई बिलीव बच्चों। व्हाट इज़ द डेट टुडे? 16 अप्रैल 2021 और 17 है आज, 16 है। ओके, सो आज हम यहीं तक पढ़ते हैं। मैं आपको 1-2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क।